19 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, 2 बार हो गया ना ये, तो 2 बार से आप याद रखिए डायरकी, डुअल गवर्नमेंट। हेलो एवरीवन, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने की नीड इसलिए है क्योंकि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस यही सब एक्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके यूपीएससी से लेकर एसएससी और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम में काम आएगी, प्लस मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के। ये नोट्स में ना तो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीज है ताकि आप पर किसी तरह का ओवर बर्डन ना हो, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे उनको टैकल कर देंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जामिनर एक सिंपल से दिखने वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक ऐड कर देता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको गलत कर देते हैं, जबकि उस क्वेश्चन में किसी तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं होती, वो सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एक्ट है वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ जो सबसे पहला एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। तो जो इस एक्ट में क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी लिया गया ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो उसे करने के लिए इन्होंने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल थे को उपाधि दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हिरार्की में सबसे ऊपर हो गए तो वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। जो जितने भी नीचे हिरार्की में गवर्नर्स हैं तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वो बनाए गए थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774, एक साल बाद इसको भी एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरीके से कंट्रोल किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हमारे फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग, और सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टेब्लिश कर दिया। अब अगला एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया। ये कब आया था, 1773 से शुरुआत हुई है रेगुलेटिंग एक्ट की, ये याद रखना है। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दूसरा, ये कब, 1773 और फिर 1784, 11 साल बाद। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो कि इंग्लैंड में बैठ रहा था, और डुअल गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश की। अब देखिए डुअल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग है। डुअल गवर्नमेंट पहले भी बहुत बार आई हुई है, रॉबर्ट क्लाइव भी लेके आए थे और आगे भी प्रोविंसेस में भी आप देखेंगे और सेंटर में भी डुअल गवर्नमेंट ये ब्रिटिशर्स लेके आए। लेकिन आपको यहाँ भी रखना है यार, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया था। अब वो कैसे आया था, अब इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने बनाया था ना ये, अब इसको दे दिए इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स, जबकि जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे ये वाले इनको मैनेज पहले करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कमर्शियल अफेयर्स भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ओवरऑल सारे यही करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल अफेयर इससे लेकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए पिट्स इंडिया एक्ट में, जो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया। तो याद रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल अफेयर्स आए और पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया। तो हमने देखा ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए पहली बार, और पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, उसको पॉलिटिकल अफेयर्स इन्होंने ट्रांसफर कर दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेकर। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या किया इन्होंने, 1813 में एंड कर दिया ट्रेड मोनोपोली कंपनी की, सिर्फ चाय में, टी में और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे वो, और उन्हें कोई किसी तरह की मतलब उनकी जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी, और कंपनीज को भी कह दिया कि आप भी ट्रेड कर लो, और बिजनेसमैन को बस चाय में और चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकते थे। अब देखिए इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है 13 मतलब 13, तो कहते हैं ना कि तेरा बिजनेस खत्म कर दूंगा मैं, तेरी मोनोपोली खत्म कर दूंगा, तो याद रखिए 13 से तेरी मोनोपोली ट्रेड में खत्म कर दूंगा, और वो कर दी क्राउन ने। तो ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी 1813 में। अब अगला देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, उनको उन्होंने फिर से अपग्रेड कर दिया और बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बने विलियम बेंट, ये रहे विलियम बेंट साइड में, तो इनको बनाया इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये फाइनल स्टेप था इनका सेंट्रलाइजेशन की तरफ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहला स्टेप कौन सा था इनका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ, अगर आप सोच पा रहे हैं तो ध्यान करिए, इन्होंने पहली बार कंट्रोल करने की कोशिश करी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया वॉरेन हेस्टिंग को, जो हिरार्की में इंडिया में सबसे ऊपर बैठेगा। तो ये इनका पहला स्टेप था ना सेंट्रलाइज करने के पावर का, ताकि नीचे के गवर्नर्स को कंट्रोल कर पाए। और लास्ट स्टेप इनका ये था, फाइनल स्टेप, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और विलियम बेंटविक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने
और हमारे वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार पूछी गई है। अगले एक्ट पर आते हैं। अगला एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या किया 1853 में, ओपन कर दिया सिविल सर्विस कंपटीशन इंडियंस के लिए भी, जिसमें हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने क्लियर भी कर दिया और इनका एग्जाम क्लियर करके बन गए एक सिविल सर्वेंट। तो याद रखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, क्योंकि 57 में तो रिवोल्ट होने वाला था, उससे पहले 53 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, कुछ तरीके से याद कर लीजिए, रिवोल्ट होने वाला था, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी तो पहले ही अपनी सरकारी नौकरी लेके अपना अच्छे से बैठ गए। चलिए अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या होता है, कंपनी रूल एंड हो जाता है और क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 57 में रिवोल्ट हो गया था, तो इन्होंने क्राउन ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया था ताकि सिंपैथी पा सके इंडियंस की कि ये तो कंपनी की वजह से हुआ है सब कुछ, और हम अब आप पे रूल करेंगे और हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सारी बातें मानेंगे, जबकि सब चीज आपको आगे पता ही है क्या था, वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो कंपनी रूल एंड हो गया, कंपनी का रूल खत्म, क्राउन रूल स्टार्ट, इसमें 1858 में ठीक एक साल बाद रिवोल्ट के। तो इन्होंने क्राउन रूल जब आ गया तो इन्होंने गवर्नर जनरल की भी उपाधि इसकी भी वो खत्म कर दी और वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिए। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी खत्म, पोजीशन खत्म की गई है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिए गए हैं। और जो हमारे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने हैं वो बने लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बनाए गए हैं, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंट के बनाए गए हैं, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। होप ये तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटविक। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। और वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिए गए लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि गवर्नर जनरल की इन्होंने पोस्ट खत्म की थी, तो जाहिर सी बात है तो वाइसरॉय यही बनेंगे। तो वाइसरॉय बन गए हमारे लॉर्ड कैनिंग। एक काम और किया इन्होंने क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको भी अबोलिश कर दिया, जो कि इंग्लैंड में बैठ रहा था। सेम इंग्लैंड में अब बैठेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में इन्होंने 3 काम कर दिए। पहला कर दिया इन्होंने क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, दूसरा कर दिया इन्होंने वाइसरॉय, तीसरा कर दिया इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, 1858 में हुआ ये काम। अब आता है हमारे काउंसिल एक्ट। तो सबसे पहला जो है इंडियन काउंसिल एक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ, वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकते थे इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो हमारे जितने भी मतलब अब इलाइट लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई आम जनता या मीडियम क्लास के लोगों को तो पार्टिसिपेशन नहीं था। जो यूनिवर्सिटीज और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मैन थे वो ही पार्टिसिपेट करते थे, म्यूनिसिपैलिटीज उनसे चुन के जाते थे और जाके इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते थे। तो आपको तो बस सिंपल याद रखना है 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए भारत में पहली बार। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो मोरले कौन थे, मोरले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब बताइए मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने किस एक्ट में इन्होंने लेके आए थे, बताया था ना मैंने आपको भी, इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबोलिश कर दिया गया था और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाए थे। तो किस एक्ट में आए थे, ये आए थे हमारे 1858 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साल बाद रिवोल्ट के। तो कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1909 के एक्ट के दौरान, मोरले, और मिंटो थे हमारे वाइसरॉय। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इसको इसलिए बोलते हैं, मिंटो वाइसरॉय थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोरले थे। अब इसको याद रखने की ट्रिक तो कोई है नहीं, छोड़िए, चले आप इसे ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अब इसमें एक काम और हुआ, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर में एंट्री मिलने लगी। इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिलने लगी 1909 में। फर्स्ट इंडियन ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, ये थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये रहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये बने थे हमारे फर्स्ट इंडियन जिन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय में एंट्री मिली थी। तो 1909 से याद रखना है मोरले मिंटो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छा सा नेम लग रहा है, तो इसे इस तरीके से याद रखिए, मोरले मिंटो ने मजे कर दिए, सबको एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी एंट्री दिलवा दी। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी के तो और भी मजा आ गए, इनको तो सबसे पहले इंडियन बन गए वहां पे ज्वाइन किया। पर एक बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जिस सीट पर मुस्लिम खड़े होंगे उस पर सिर्फ
मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं, कोई अदर रिलीजन का या हिंदू नहीं करेगा उस पे वोट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। एक बार इसको रिवाइज कर दें इंडियन काउंसिल एक्ट को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोर्ले, मिंटो थे हमारे वॉइसरॉय। इंडियंस को एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म से तो मजे कर दिए इन्होंने, तो इंडियंस की तो मजे आ गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय के, इन्हें मिल गई एंट्री। और फर्स्ट इंडियन ज्वाइन की जो जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये रहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, देखने में भी लग रहे हैं एकदम एलाइट क्लास। और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये इन्होंने थोड़ा गड़बड़ वाला काम कर दिया, ठीक है, याद रहेंगे 1909 से। अब आगे जो है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 19 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, दो बार हो गया ना ये, तो दो बार से आप याद रखिए डेआर की डुअल गवर्नमेंट। 1919 डबल हो गया, और डबल डबल गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी डेआर की। डेआर की का मतलब डुअल गवर्नमेंट। कहाँ पर की? प्रोविंसेस में की, नॉट सेंटर। सेंटर में नहीं की इन्होंने, प्रोविंसेस में की थी डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस। अब उसमें क्या किया इन्होंने, एक तो बना दिया इन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और एक बना दिया रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनको कौन कंट्रोल कर रहा था? उनको कंट्रोल कर रहे थे, ट्रांसफर का ही मतलब ट्रांसफर कर दो, छोड़ो ये तो हमारे, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ट्रांसफर कर दो इसको, ये हमारे काम के लिए किसी और को ट्रांसफर कर दो। तो मतलब ऐसे ट्रांसफर ये किसे कर रहे थे? जो मिनिस्टर्स थे, इनको वो देखते। तो मिनिस्टर्स को ये कोई अब रिवेन्यू के और वैसे काम तो देंगे, तो इन्होंने काम दिए हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो इन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे थे। और रिजर्व, रिजर्व हम अपने लिए रखेंगे, हम इसे अपने लिए रिजर्व रखेंगे, तो रिजर्व में तो कुछ अच्छा ही रिजर्व किया जाएगा ना, जिसमें फायदा हो कंपनी को। तो उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनकी, ये इनको अपने पास रिजर्व रख ली। और ये इंपोर्टेंट थे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि रिवेन्यू, और हम बोल सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, ये सब सब्जेक्ट थे। तो 1919 डबल हो गया ना 19, तो डीआरएस इंट्रोड्यूस करती, लेकिन प्रोविंसेस में, सेंटर में नहीं। और ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाए और रिजर्व सब्जेक्ट बनाए। ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब ट्रांसफर कर दो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ एजुकेशन। रिजर्व का मतलब रिजर्व रखेंगे हम इसको अपने लिए। तो गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उनको रिजर्व रखे, हमें रिवेन्यू चाहिए, हमें फाइनेंस, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो ये हम अपने लिए रिजर्व रखेंगे। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये डेयर ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक और चीज देख लीजिए, इसको हम मोंटेगू चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, 1919 के रिफॉर्म्स को। अब देखिए इसको 1919 वही सेम हो गया। अभी आपको दोनों एक जैसे भी दिख रहे होंगे, तो मोंटेगू चम्सफोर्ड रिफॉर्म आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब जो ये मोंटेगू थे वो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, और चम्सफोर्ड थे हमारे वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि खत्म कर कर कब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दी गई? अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, कौन से एक्ट के दौरान ये हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1858, ठीक एक साल बाद, क्रांति के, रिवॉल्यूशन के एक साल बाद। और पहले जो हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। फिर से रिवाइज करिए इसको। अब 1919 में एक तो डेआर की देख लिया हमने, इन्होंने डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। एक था हमारा बाइकैमरलिज्म एट सेंटर। बाइकैमरलिज्म का मतलब टू हाउसेस, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। तो इन्होंने बाइकैमरलिज्म सेंटर में इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने डेआर की प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी। ये चीज याद रखनी है आपको। लेकिन दोनों 1919 के एक्ट में हुए थे, प्रोविंसेस में ये और सेंटर में बाइकैमरलिज्म, दो हाउस बना दिए गए। और डायरेक्ट इलेक्शन, ये आ गए डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने किस में ऐड किए थे, किस एक्ट में? काउंसिल एक्ट याद है आपको? काउंसिल एक्ट 19 कुछ करके था, अभी बताया था मैंने आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐड किए थे, और डायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने ऐड कर दिए हमारे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया पहली बार इंडिया के अंदर। अब इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ा दिया। पहले तो मुस्लिम्स को दी गई थी सिर्फ, वो कौन से एक्ट में थी? इससे पहले जो हमने पढ़ा मोर्ले मिंटो 1909 में। भाई मोर्ले मिंटो ने एक गलत काम किया ना, वैसे तो मोर्ले मिंटो अच्छा नहीं, मैंने आपको बताया था, बढ़िया बढ़िया काम किया इन्होंने। इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में वाइसरॉय की एंट्री मिल गई, और सिन्हा जी के मजे आ गए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ये पहले इंडियन बन गए। लेकिन एक गड़बड़ वाला काम कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, 1919 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और अगले वाले ने डेआर की वाले ने डबल वाला था जो 1919, उसने एक्सटेंड कर लिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 6 को इंडियन क्रिश्चियन यूरोपियंस एंग्लो इंडियंस, ठीक है। अब अगला एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने
प्रिस्क्राइब ए फेडरेशन। फेडरेशन के बारे में बोला कि हम एक फेडरेशन बनाते हैं, लेकिन ये कभी बनी नहीं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। 1935 में इसको बोला गया। बनी किस लिए नहीं, क्योंकि फेडरेशन के लिए तो सभी प्रिंसली स्टेट सबको एक साथ आना पड़ता, प्रोविंसेस को तो प्रिंसली स्टेट्स तो आए नहीं कभी एक साथ, खासकर ब्रिटिशर्स के साथ वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाह रहे थे लास्ट तक। तो फेडरेशन कभी तैयार ही नहीं हो पाई इंडिया की, तो इन्होंने सिर्फ इसमें प्रिस्क्राइब किया, याद रखना है, फेडरेशन नहीं बनी है। अब इसमें क्या हुआ, बायकैमरलिज्म आ गया प्रोविंसेस में भी। बायकैमरलिज्म कहाँ था, यहाँ पे सेंटर में था इससे पहले वाले एक्ट में, 1919 वाले में, लेकिन 1935 वाले में हमारा बायकैमरलिज्म प्रोविंसेस में भी आ गया, 6 प्रोविंसेस में आ गया, 11 प्रोविंसेस थी टोटल, बायकैमरलिज्म आ गया, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस 2 हाउस बनेंगे इसके अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हो गए डिप्रेस क्लास के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल। सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए भी इंट्रोड्यूस हो गए, प्लस वुमेन के लिए भी इंट्रोड्यूस हो गए और लेबर के लिए भी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 में डिप्रेस क्लास के लिए, वुमेन के लिए और लेबर के लिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप कर दिया कैलकाटा में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हो गया कैलकाटा में 1935। फेडरल कोड वाज सेटअप इन 1937 इन दिल्ली। देखिए फेडरल कोड क्या था, जो हमारा एक तरीके से बोल लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, वो तो हमारा 1950 के आसपास है शायद, लेकिन ये फेडरल कोर्ट एक तरह का सुप्रीम कोर्ट ही था, जो जितनी भी जुडिशियल बॉडीज थी उसके नीचे उन सबको, सबसे मतलब हायर जुडिशियल बॉडी थी फेडरल कोर्ट। तो ये हमारा 1937 में आया, इससे 2 साल बाद इसका इसका प्रावधान ये इसी के अंदर ही लेकर आ गए 1935 में, लेकिन ये सेटअप हुआ 2 साल बाद और दिल्ली के अंदर हुआ, ये बात याद रखना है आपको, दिल्ली के अंदर। अब इन्होंने एक काम क्या किया है, ये देखिए, इस मीम से तो आप जानते ही होंगे, बहुत पुरानी है। तो इन्होंने क्या किया, डीआर की मतलब वही डुअल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस में तो इन्होंने खत्म कर दी डुअल गवर्नमेंट, और सेंटर में ये लेकर आ गए, सेंटर में डुअल गवर्नमेंट लेकर आ गए, प्रोविंसेस में खत्म कर दी 1935 के एक्ट में। और किस एक्ट में ये लोग प्रोविंसेस में लेके आए थे और सेंटर में खत्म की थी, ये अभी देखिएगा, ये की थी इन्होंने 1919, जिसमें मैंने आपको बताया था 1919 डुअल हो गया, तो ये डुअल गवर्नमेंट आ गई, डीआर की आ गई, लेकिन प्रोविंसेस में आई, लेकिन 35 वाले में इन्होंने उसमें अबोलिश कर दी और सेंटर में लेकर आ गए, इसको खेल चला रखा था एकदम। अब देखिए, अब लास्ट एक्ट हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट में कुछ नहीं है, इंडिया को इंडिपेंडेंट दे दी गई, सोवरेन स्टेट घोषित कर दिया गया, कब से, 15 अगस्त 1947। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने, ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिए, माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। देखिए ये हमारे नेहरू साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो बता रहा है, विच एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। चलिए बताइए मुझे आप इसका आंसर। तो आप एक चीज देखिए, जो मैं आपको शुरू में बताया था कि वो छोटी सी चीज में फंसाता है, इसने बोला हुआ है बिगिनिंग, बिगिनिंग किस में की थी, बिगिनिंग की थी उसने जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, तब उसने स्टार्टिंग की थी सेंट्रलाइज करने की। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो सबसे पहले एक्ट में बना दिया था, कब, जब रेगुलेट करना चाह रहे थे कंपनी को। तो कब रेगुलेट करना चाह रहे थे, 1773 में। अब यहाँ पे दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं बहुत से लोग, क्योंकि देखिए उसने एक और काम किया था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया 1833 में भी हुआ है, लेकिन ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए 1833 में, और ये था बिगिनिंग थी हमारी 1773 में, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और 33 में हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए थे इन्होंने विलियम बेंटविक, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे वॉरेन हेस्टिंग, और वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो बने थे वो बने थे हमारे कैनिंग, जो बने थे 1858 में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जब इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और अगर एक बार याद हो गया ना तो आप इससे हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन कर देंगे, प्लस एक पॉलिटी का पक्के आने हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आपके इससे आराम से सोल्व हो जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, अभी बताया आपको मैंने, वॉरेन हेस्टिंग थे। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, कौन सा एक्ट करता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डुअल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है, और क्या करता है, ये बनाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको दिए जाते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स जिसको दिए जाते हैं, किससे लेकर
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेकर, और दोनों बॉडी कहाँ बैठी थी? इंग्लैंड के अंदर। अब अगला देखते हैं, विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इसमें कि 1857 में रिवोल्ट होने वाला था, तो हमारे जो पहले सिविल सर्वेंट बने थे वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। उन्होंने सोचा रिवोल्ट होने वाला है 57 में, इसलिए पहले ही 1853 में वो सरकारी नौकरी लेकर बैठ गए, फिर उनका कोई पंगा ही नहीं रहा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पहला सिविल सर्विस कॉम्पिटिशन ओपन कर दिया गया था, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी इसके पहले थे, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्रैक किया था। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? बताइए। तेरा मोनोपोली, तेरा बिजनेस में मोनोपोली में खत्म कर दूंगा। याद आया? तो ये क्या था? अबोलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना, इनके साथ वो ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो बस दोस्तों ये था आज की वीडियो में, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा।